गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और हमारी जो न्यू टूअर द फूड सीरीज चल रही है उसी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि अभी आप लोग भी न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे और युवा मंच के द्वारा जो विज्ञापन दिया गया है ये सब आप लोगों ने भी सुना होगा। और अगर आपने मुझे सुना हो तो मैंने भी ये चीज़ बोली थी कि 50% चांसेस है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि 100 अरे बस 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 हो गया हो गया हो गया। तो बात ये है कि अब आप लोग भी देखिए, ये तो उन्होंने मांग करी है कि भाई 3 महीने पहले बताना चाहिए या 60 दिन पहले बताना चाहिए। ये डिमांड गवर्नमेंट मानेगी नहीं मानेगी ही मानेगी, ऐसा कोई उसका वो लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज पहले भी आई थी कि एग्जाम जो है, देखिए दिसंबर के महीने में तो है ही नहीं, जनवरी के महीने में भी होने के चांसेस अब बिल्कुल कम ही ना के बराबर इसलिए हो गए हैं क्योंकि देखिए एग्जाम कराने के लिए अभी वो सेंटर्स पे भेज रहे हैं। जब गवर्नमेंट को एग्जाम कराना होता है ना तो गवर्नमेंट केवल ये कहते हैं कि हमें एग्जाम कराना है और इतने दिन के लिए हमें सेंटर खाली चाहिए। लेकिन अभी जो है वो अगर ये लिया जा रहा है क्योंकि ये देखा जा रहा है। और आपको पता है कि वो पहले भी आया था कि महाकुंभ के बाद जो है ये सब चीज। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई व्यक्ति ये सोचे कि चल भैया पेपर नहीं है, फिर हम जो है रजाई ओढ़ के सो जाए और अब हम अपना काम धाम जो है फिर जो है पेपर से पहले जो है वो पढ़ लेंगे, तो अगर अब भी आप ये सोच रहे हैं कि जब पेपर की डेट आ गई तो उठे पढ़ने लगे भाग भाग के और फिर रजाई ओढ़ के सो गए, तो ये काम मत करिए। निकालेगा वही जिसने जो है तैयारी अच्छे से कर रखी होगी। इसके चक्कर में भी मत बैठिए कि 30 दिन पहले बताओ और 60 दिन पहले बताओ। जिस दिन उन्होंने पेपर लेना होगा वो लेंगे और उसमें कोई अड़ंगा पड़ना भी नहीं चाहिए। तो अब आप लोग हाँ, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कि वो जनवरी में एग्जाम अब नहीं होगा। और अगर जनवरी से जाता है तो देखिए मार्च में भी एग्जाम के चांसेस नहीं है क्योंकि 12 मार्च तक बोर्ड के एग्जाम्स हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन का काम शुरू होता है। तो भाई कम से कम 4-5 दिन गवर्नमेंट को एग्जाम कराने के लिए इसलिए चाहिए क्योंकि अब एग्जाम एक दिन में नहीं हो रहे हैं। 22 दिसंबर को पीसीएस का एग्जाम है, उससे पता है वो ही एग्जाम वनडे का कराया उन्होंने। बाकी सारे एग्जाम अब वनडे के रह भी नहीं गए। तो ऑब्वियसली एग्जाम कराने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अगर आप ये मान के चले कि आपके मार्च बाद एग्जाम होता है तो आपके पास इतना समय है। लेकिन अब अगर नहीं होता जनवरी में, तो जिसके चांसेस अब नहीं है, तो आप लोग अपनी तैयारी को अब बिल्कुल बहुत अच्छे से उसको शार्पन कर सकते हैं। अब अपनी तैयारी को जिन्होंने अभी जो अब तक सब कुछ भूल भाल गए 2.5 साल में और अब घबरा रहे थे कि अब कैसे दिसंबर में करेंगे या जनवरी में करेंगे, तो हथियार उठाओ अपने फिर से और अब पढ़ना शुरू करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन जो है अब अपना ठान लो कि करना है तो करना है। अब एग्जाम तो होगा भाई, 2.5 साल हो चुके हैं, जब तक है तब तक 3.25 साल से हो जाएंगे। तो आप लोग अब भी अगर तैयारी नहीं हुई है तो अब दिसंबर से तैयारी शुरू कर लो और अच्छे से तैयारी कर लो। खुद कर रहे हो तो कर लो तैयारी। अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 2 तरीके से जुड़ सकते हैं। जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और जो अपनी तैयारी को टेस्ट करना चाहते हैं, पाइनियर प्रैक्टिस बैच। पाइनियर प्रैक्टिस बैच में क्या क्या है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पाइनियर प्रैक्टिस बैच में इस समय 53 के करीब 53-54 के करीब टेस्ट जो है टेस्ट के डिटेल्ड सॉल्यूशन है। या डिटेल्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ जैसे मैं टेस्ट जो है वो स्टूडेंट से सॉल्व करवाती हूँ और मैं उनका एक एक का एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और उसमें उसके बाद आगे और टेस्ट उसमें लाइव चल रहे हैं। आप ये मान के चलिए। और इसके जो टेस्ट पेपर्स हैं वो टेस्ट पेपर्स हार्ड कॉपी में स्टूडेंट्स के पास आते हैं, लेकिन जो नए चल रहे हैं जो अभी लाइव में चल रहे हैं वो पीडीएफ में मिलते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, ठीक है? अब जो भी लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो इस वाले बैच को ले सकते हैं। 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम छोड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, चाहे वो इजी हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे डिफिकल्ट हो, सब कुछ कवर करवाया जा रहा है इस बैच में। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ डिफिकल्ट करा रहे हैं तो इजी नहीं करा रहे। इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीनों लेवल के चीजें जो हैं वो इसमें करवाई जा रही हैं, ठीक है जी। दूसरा है आप लोग के लिए ये बुक है ये जो पाथ टू विक्ट्री, कि जो एक क्विक रिवीजन चाहते हैं उनके लिए ये किताब है। इसके अलावा ये एक बैच अब जिनको चाहिए, ये हमारा वीडियो बैच है। बहुत सारे लोगों को वीडियो बैच के बारे में कंफ्यूजन ये होती है कि वीडियो बैच का मतलब होता है कि मैं इसमें जैसे अभी मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ वो नहीं।
वीडियो बैच का मतलब होता है लाइव क्लास। लाइव क्लास जो मैंने ली थी, लाइव क्लासेस जिनमें स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है, बताया जब पढ़ाया जाता है, जैसे मैं पढ़ाती हूँ बोर्ड पे अगर कुछ लिखती हूँ स्टूडेंट से कहती हूँ नोट कर लिया, तो मैं जो है फिर से आ जाऊँ बोर्ड के सामने, इंटरेक्शन होता है, उनके क्वेश्चंस लेती हूँ, वो सारी चीज़ें जो हैं वो लेकिन वो लाइव क्लास हो चुकी, तो वो जो रिकॉर्डेड में डलती है वो है दैट इज वीडियो बैच। वीडियो बैच जो है केवल वीडियोस रिकॉर्ड करे जाए ये नहीं है, इस वाले में लिटरेचर है, ग्रामर है, नोट्स हैं, सब कुछ है, केवल उठाकर तुमको पढ़ना है। तो वो चीज़ अगर आप कर सकते हैं तो करिए, ऐसा नहीं है कि अब भी आप कर नहीं सकते। भाई देखो कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, है ना। पंख होने से क्या फ़ायदा, उड़ान हौसलों से हासिल होती है। तो वो ये हौसला अगर है तो उड़ान जो है वो तब उड़ भी लेगा व्यक्ति, और अगर जो है हौसला ही नहीं है तो पंख होने से भी क्या फ़ायदा। तो इसीलिए अपना अब ये सोचिए कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग तो करना तो है तो करना है। और हाँ जी, जिनको लगता है आ गए बेचने, हाँ जी बेचेंगे तो हम यहीं। बहुत सारे लोग हैं जो इस एक चीज़ को खरीदना चाहते हैं, उनको जानकारी नहीं है, और जो मेरे ही चैनल पे आकर मुझे ये कहते हैं आ गए बेचने, तो तुम्हारे किसी और के चैनल पे जाके थोड़ी बेच रही हूँ मैं, ले लो 10 रुपए के 2, 10 रुपए के 3। मैं अपने ही चैनल पे तो बेच रही हूँ और बेचूंगी भाई, काम है मेरा। और बेचने के अलावा मैं तो क्वालिटी मटेरियल इस पे भी देती हूँ। इससे पढ़ के कितने लोगों ने जो है बीपीएससी के 6 to 8 भी निकाल लिया, उसके बाद एस्टेट भी निकाल लिया। तो जैसे करना है वो तो सब कुछ कर सकता है। चलिए इसके साथ ही अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास है हमारी ये, प्रैक्टिस टेस्ट 3 आज शुरू होगा, और बस 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं ज़रा अपनी क्लास में जा रही हूँ। और ये गई मैं अपनी क्लास में। चलो जी, हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? गए ना थे क्या घर अभी तक? हैं पाइनियर वाले बैच से में ही बैठे हुए थे क्या? हैं फिर आ गए वहां से कूद के यहाँ पहुंच गए? इंतजार कर रहे होंगे दरवाजा खुलने का। चलो हाँ चलिए। तो आज मैंने जो है जो क्वेश्चंस लिए हैं, अभी आप लोगों को एक जो ये वाला जैसा सेगमेंट चल रहा है आपका, तो ये जो 30 क्वेश्चंस हैं, ये इनमें से 20 क्वेश्चंस अभी ग्रामर के हैं, 10 क्वेश्चंस लिटरेचर के। शुरुआत ग्रामर से कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ जाएंगे मैम? हाँ कहीं मत जाओ, चलो पढ़ लो। ईदर बैट इज गुड इनफ, इसमें जो ये अंडरलाइंड वर्ड है वो क्या है? ईदर बैट इज गुड, ये अंडरलाइंड वर्ड क्या है? वेरी गुड, दैट इज एन एडजेक्टिव। और अच्छा, एडजेक्टिव का भी कौन सा पार्ट है? एडजेक्टिव का भी कौन सा पार्ट है? दैट इज डिटर्मिनर। क्योंकि डिटर्मिनर जो होता है वो हमेशा नाउन के पहले आता है। एडजेक्टिव तो हमारा जो होता है वो एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली कैसे भी यूज हो सकता है ना। जो एडजेक्टिव होता है वो आप जो है एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली कैसे भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो डिटर्मिनर होता है दैट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन, ईदर, फ्यूल, अ लिटिल, ये सब जो है वो किसके पहले आते हैं? नाउन के पहले आते हैं। तो ये क्या है? दैट इज योर डिटर्मिनर। ठीक है, और ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। डोंट टॉक लाइक दैट, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस? ये ए कौन बोल रहा भाई? देखो भाई ऐसा है, हमने ये और सी भी जवाब आ रहे हैं, वाह 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 वाह। मैंने तुम्हें प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव में एक एडवर्ब में एक अंतर बताया था, अंतर बताया था। क्या अंतर बताया था? अगर मैंने ये कहा कि आर ब्लेसिंग्स, अगर आते हैं कम फ्रॉम अबव, तो ये जो अबव है ये यहां पर किसका काम कर रहा है? ये नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, अगर मैं यहां पे बोलती हूं ही लिव्स अबव अस,
तो ये यहाँ पर ये प्रेपोजिशन बन गया, क्योंकि यहाँ पर ये क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। ये प्रेपोजिशन बन गया, यहाँ पर ये नाउन बन गया। अब अगर कोई चीज उस पे है कि अबव पे खत्म होता, तो वो चीज क्या बन जाती है, एडवर्ब बन जाता। अब मैंने पूछा डोंट, डू नॉट, टॉक लाइक दैट। अगर यहाँ पे जवाब तो हाउ का आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दैट प्रोनाउन भी आ रहा है, तो ये लाइक क्या हुआ, क्या ये एडवर्ब हुआ? इज दिस एन एडवर्ब? एक ऐसा ही एग्जाम्पल 2021 के पेपर में आया था, ही इज लाइक माई ब्रदर, तो ही इज हाउ लाइक माई ब्रदर, तो माई ब्रदर की वजह से वो लाइक क्या था, प्रेपोजिशन। तो ये क्या है आपका, प्रेपोजिशन। इसमें गलती मत करा करो, जिसने गलती करी, मेरे ख्याल से वैसे कम ज्यादा गलती हुई नहीं थी, एक आधे ने ही जो है इसका आंसर गलत दिया था, तो वो भूल गए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपने लेक्चर्स उठाओ, जो वीडियोस है तुम्हारे, और उन्हें दोबारा से देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच और क्लॉजेस को दोबारा से देखो। गड़बड़ कर रहे हो नहीं तो तुम, ठीक है, भूल रहे हो। वही होता ना भाई, ऐसा होता है, 2500 साल हो गए हैं, 2500 साल से जो है हमारे डायनासोर्स पढ़ रहे हैं, तो बेचारे जो हैं अब फूल तो जाते ही हैं, डायनासोर्स का दिमाग है हमारे, 2500 साल हो गए हैं, फ्लो में कर दिया होगा। नहीं, वैसे गलती ज़्यादा आई नहीं थी, वो एक आध देखा था मैंने, एक आध ऑप्शन मैंने सी पे देखा था, ये गलती ना हो जाती है। तो ये मैं भी जो करवा भी रही हूँ ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, मगर यूपीटीजीटी के प्रीवियस ईयर नहीं है ये, ठीक है, लेकिन है प्रीवियस ईयर। मैंने कहा भाई ग्रामर के क्वेश्चन भी लो, वो ऐसे लो कि जो प्रीवियस ईयर है, किसी आजकल जिस तरीके के आ रहे वो लो ना। तुझे एडवर्ब लगा था, इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ प्रिया कि तू जो है, वैसे तो अब तुझे कोई जरूरत है ना, मगर फिर भी कर ली है, अब तो वैसे कोई हम कह तो नहीं सकते, मगर फिर भी कर ली। बोथ ऑफ देम आर अलाइव, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रोनाउन, बोथ ऑफ देम आर अलाइव, बिल्कुल सही, ये है हमारा प्रोनाउन। अगर यही चीज बोथ जो है, बोथ जो है वो किसकी जगह ले रही, दो की जगह, उसमें जो है, हाँ ये वही प्रिया जी है, तो ये जो है ये प्रोनाउन है, दैट इज अ प्रोनाउन, क्योंकि दोनों के लिए, दो लोगों के लिए हमने बोथ यूज करा, ऑफ के पहले या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो ये जो है दैट इज अ प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चांसेस आर इवन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन, द चांसेस आर इवन। अब यहां तुम जो है द इवन, इवन का मतलब क्या हुआ, इवन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बताओ। विनीता बता रही है बी, विनीता सिंह, अरे दूसरी वाली विनीता भी बता दे। ये इजारा पे ध्यान नहीं दिया ना, वही वही चीज मैं बता रही हूँ, ये गड़बड़ कर रहे हो ना। बिल्कुल, जिन्हें याद है, अगर आपके लिंकिंग वर्ब्स आते हैं, ठीक है, यानी कि इज, आर और एम, तो इसके बाद आपका क्या आता है, या तो एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है, यही बता रखा है मैंने आपको। और वो क्या होता है, उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो चांसेस के बारे में बताया, चांसेस कहते हैं ठीक ठाक, तो चांसेस के बारे में बताया, तो एडवर्ब तो यहाँ कभी आता ही नहीं, चांसेस कैसे हैं, जवाब बड़े दे रहे, लेकिन चांसेस के बारे में बता रहा है, ही इज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट, वो कैसा है, ईमानदार है, तो ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव है ना। ऐसी चांसेस के बारे में, नाउन के बारे में कोई चीज बता रहे हैं, लिंकिंग वर्ब्स के बाद आता ही क्या है, केवल एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है, तो क्या यहाँ पे ये एडवर्ब होगा, हाउ का जवाब दे रहा है तो एडवर्ब कर दोगे। जब हेल्पिंग वर्ब्स के बाद, हैज, हैव, हैड के बाद सिर्फ नाउन आता है, इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है, तो वो चीज क्या हो गई, वो क्या हुआ, ये नाउन है नहीं, तो ये क्या है, दैट्स एन एडजेक्टिव। तुम सब भूल रहे हो बच्चों, ऐसे काम नहीं चलने का, गड़बड़ कर रहे हो ना, हैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस देख लो, तुम भूल गए हो, इतने अच्छे से पढ़ाया मैंने तुम्हें। एडजेक्टिव पर सेंटेंस खत्म नहीं होता, नहीं, एक बार बता, ही इज ऑनेस्ट बोला मैंने बोला ही इज ऑनेस्ट, तो तुम जवाब किस बात का दे रहे हो, वह ईमानदार है, वह कैसा है, ईमानदार, क्वालिटी बता रहे हैं ना, नहीं आता है उसका वो सेंस अलग है, ठीक है,
तो वो यहाँ पर यहाँ चांसेस के बारे में बताया था, चांसेस आर इवन, कि चांसेस जो हैं वो ठीक ठाक है, तो इसे ठीक ठाक के सेंस में यूज करते हैं ना, वो अलग वो सेंस में आता है। होमवर्क मैं नहीं दूंगी, खुद करा करो, होमवर्क दे दो आप, उसका कॉपी भी चेक करवाने भेज देना घर पे मेरे। इफ वी एक्सेप्ट हरी all of us will be blamed. preposition है, क्योंकि सिवाय बोला गया है ना। if we accept हरी all of us will be, if नहीं आना चाहिए, we accept हरी all of us, if नहीं लगना चाहिए, we accept हरी all of us will be blamed। तो ये we accept हरी, सिवाय हरी के all of us will be, तो सिवाय के बाद नाउन आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, दैट्स अ प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है। अगर इफ वी एक्सेप्ट हरी, हाँ अगर ये एक और चीज, ये इस वाले को देखते हैं, अगर हम यहां पे लेते हैं कि इफ वी एक्सेप्ट हरी, अगर हम हरी को छोड़ देते हैं, इफ वी एक्सेप्ट हरी ऑल ऑफ अस विल बी ब्लेम्ड, तो अगर हम इफ से लगा के करते हैं, देखो भाई इस क्वेश्चन में ये इस तरीके से, अगर हमने इफ नहीं है हमारा, वी एक्सेप्ट हरी विल बी ब्लेम्ड, ये लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ अस आ रहा है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये, अगर ये लगाते तब तो ये प्रेपोजिशन होता, लेकिन अगर हमने यहाँ पर ये लगाते हैं इफ वी एक्सेप्ट हरी, अगर हम हरी को छोड़ देते हैं, यहां पर हमने लिखा अगर हम हरी को छोड़ देते हैं, तो यही चीज क्या बन जाएगी, हमारी वर्ब बन जाएगी। अगर यहां पर सेंटेंस में इफ वी एक्सेप्ट हरी, अगर हम हरी को छोड़ देते हैं ऑल ऑफ अस विल बी ब्लेम्ड, तो यहां पर ये चीज वर्ब बन जाएगी। और अगर हम यहाँ पे इफ नहीं होता, वी एक्सेप्ट हरी विल बी ब्लेम्ड, तो यहां पर ये हो जाता प्रेपोजिशन, ठीक है। लेकिन अब अगर यहां से करते हैं तो ये वर्ब के तौर पे यूज किया जाएगा, अगर हम इफ लगा के करते हैं। चलो अब जरा ये वाले क्वेश्चन का जवाब दो। बाय एडिंग मेंट, इयन, ट्राई, वर्ब्स बिकम, वर्ब्स में अगर तुम मेंट जोड़ दो, इयन जोड़ दो, ट्राई जोड़ दो, तो वर्ब्स क्या बन जाते हैं, वर्ब्स या वर्ड्स होना चाहिए, देखो जरा सेंटेंस में वर्ब्स है या वर्ड्स है। एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं क्वेश्चन देख लूं, जिस समय क्वेश्चन देखने हो वर्ब्स ही हैं। हाँ मैम, वैसे कंजंक्शन में वर्ब होती है, कंजुगेशन, वो कंजुगेशन लिखा है स्ट्रॉन्ग एंड वीक कंजुगेशन, जैसे वर्ब के वो होते हैं ना, अगर मैं बोलती हूँ अग्री, और अग्री में तुम जोड़ देते हो मेंट, तो अग्रीमेंट हो जाता है। ईएन बोलो, तो अगर हम ईएन में वर्ब में किसी में आई एन ओ एन जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, नेशन में वर्ब, वर्ब में जोड़ो ना, नेशन, तो ये तो वो हो गया भाई, किसी वर्ब में जोड़ना है, वर्ब में जोड़ो, यहाँ पे ये वर्ड्स होना चाहिए था। ये बाय एडिंग मेंट, आई ओ एन, ट्राई, वर्ब्स बिकम, एड है ना, एड है, और एड में आप जब जोड़ोगे तो एडिशन होगा, आई टी आई ओ एन होगा, आई ओ एन जोड़ देते, एडिशन कर दोगे तो होगा, तब नाउन होगा। तो बाय एडिंग मेंट, आई ओ एन, ट्राई, वर्ब्स बिकम, वर्ड्स है, मैं इसको वर्ड्स करके कर रही हूँ, वर्ड्स बिकम नाउन, तो वो जो है नाउन बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखो मेकिंग नाउन्स फ्रॉम वर्ब, जैसे है फॉर्म, फॉर्मेशन, फॉर्म का फॉर्मेशन, और ऐसे ही वर्ब से नाउन, वर्ब से ही, वर्ब से नाउन ही बन रहा, नाउन ही होगा इसका आंसर। और ये वाला शायद हमने करा भी है, जब वो उसमें क्या होता है वर्ड मेकिंग, और उसमें समथिंग में करा भी है।
और ये जो है अभी ऐसे वर्ड्स नहीं आ रहे, अग्रीमेंट और फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन में करा है। हाँ बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट यू हैव सेंट अस डज नॉट कंफर्म द स्पेसिफिकेशन आर ऑर्डर। इनमें आपको प्रेपोजिशन भरने हैं, जरा भरना कौन से प्रेपोजिशन आएंगे। कंफर्म के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, कंफर्म के साथ प्रेपोजिशन जो लगता है वो लगता है टू। डज नॉट कंफर्म टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ आर ऑर्डर, तो इसका आंसर आएगा डी। सही है जी, बिल्कुल ये वाला सही है। थोड़ा सा उसमें अभी गड़बड़ कर रहे थे, वो ठीक कर लेना, वो हो जाएगा। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस नेवर यूज कोटेशन मार्क्स, ये वाला बताओ जरा। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस नेवर यूज कोटेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क था ये यार, गड़बड़ हो। वैसे तो ये दोनों में ही हो सकता है। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस नेवर यूज कोटेशन मार्क्स। हाँ, एडमिशन, डिसीजन, इंट्रोडक्शन, इन्फेक्शन, इन्वेक्शन, हाँ जी। चलो जो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं नेवर यूज कोटेशन मार्क्स। तो भाई देखो, कोटेशन मार्क्स जो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं कोटेशन मार्क्स हटाकर हम यूज करते हैं। उसमें से इन्वर्टेड कॉमास जो हम लगाते हैं, कोटेशन मार्क्स जो होते हैं वो उनमें से हटा देते हैं। तो इसीलिए इनडायरेक्ट सेंटेंसेस कोटेशन मार्क्स को यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो हो गया। और वैसे एक और चीज़ है, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस नेवर यूज कोटेशन मार्क्स, एक और भी है। लेकिन अगर हम एक चीज, एक और बात बताओ, अगर इनडायरेक्ट सेंटेंस में इस तरीके से हो, कोटेशन मार्क पूछा जा रहा है, ही सेड टू मी हैव यू रेड गोदान बाय प्रेमचंद, तो और गोदान को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर रखा है, तो क्या होगा, लगाएंगे नहीं लगाएंगे? क्यों खून पी रखा है ये, बताओ, तब लगाएंगे। अब इसी चीज को अब हम जरा कोटेशन मार्क्स वाले में हम इस चीज को एक बार देखते भी हैं। मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए ये चीज जो है वो अभी मैंने एकदम से इसका आंसर इसको आपको नहीं बोला कि भाई आप इसका आंसर लगा के बैठ जाओ, ठीक है। हम अगर इसमें रहते हैं कोटेशन मार्क्स से इन्वर्टेड कॉमा, अगर हम ये बोलते हैं कि अगर हमारा बीच में कोई चीज आ रहा है, जैसे डायरेक्ट कोटेशन है, जैसे ये है अ कोटेशन विद इन कोटेशन इज मार्क्ड ऑफ बाय सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, है ना। अगर कोटेशन विद इन कोटेशन है, जैसे द लॉयर सेड आई वॉज प्रेजेंट व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस वॉज नेवर सेड बाय माई क्लाइंट, तो अगर आप इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस से बनाओगे तो क्या इसमें अगर कोई भाई किसी बुक का नाम दिया हुआ हो या कुछ हो, तो क्या हम उसमें उसमें वो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा तो लगाएंगे ना, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? किसी बुक का नाम दिया गया हो, किसी मूवी का नाम दिया गया हो, तो लगाएंगे ना। तो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, तो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि भाई सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें लगाना है या नहीं लगाना है, तो वो चीज़ जो है सिचुएशन पर डिपेंड करती है। नेवर यूज कभी नहीं कह सकते कि कोटेशन मार्क्स वो यूज नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क होता, अगर ये चीज क्वेश्चन मार्क होती, हाँ इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, लेकिन कोटेशन मार्क का है कि भाई हम वो वाली कोटेशन हटा देते हैं कि ही सेड डिड यू वॉच द मूवी, तो आप वो हटा दोगे उसके, क्योंकि आपने किसी के शब्दों को वो करा है। लेकिन जो आप उसमें एक और सिंगल वाले को जो है वो कोटेशन मार्क्स आ रहे हैं, सिंगल वाला आ रहा है, तो वो तो अगर आप किसी चीज को उसमें कर रहे हो तो यूज करना पड़ेगा ना। सी फॉल्स नहीं, इनडायरेक्ट, हाँ वैसे एक बात है, इस तरीके के क्वेश्चन ये हो जाता है, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस नेवर यू यहाँ पे फॉल्स भी कर सकते हैं कि भाई डिपेंड्स ऑन सिचुएशन भी कर सकते हैं, और फॉल्स भी। अब क्या करें बताओ, इसमें क्या लगा सकते हैं कि है ना। तो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस नेवर यूज, भाई नेवर का तो सेंस है ही नहीं कि कभी ना कभी तो यूज कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो यहाँ पर भाई डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, मेरे हिसाब से डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन होना चाहिए। और वैसे तो फॉल्स भी ठीक ही लग रहा है, हाँ डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन है ना, दैट इज डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। द स्पेक्टेटर्स डैश एवरी मिनट ऑफ द फाइनल मैच, द स्पेक्टेटर्स डैश एवरी मिनट ऑफ द फाइनल मैच। पढ़, दोबारा से पढ़ो। अगर स्पेक्टेटर्स आ रहा है तो इंजॉयज आएगा, इंजॉयज तो नहीं आएगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा लगेगा, वर्ब भी जो है वो प्लूरल आना चाहिए, तो बिना एस का वर्ब प्लूरल होता है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। द स्पेक्टेटर्स वर एंजॉइंग, जो सही वर्ब फॉर्म है वो है वर एंजॉइंग, तो यहां लगाएंगे वर एंजॉइंग। Now next question is, tell me not in mournful numbers. Here the word mournful is. Tell me not. Tell me not in mournful numbers. Here the word mournful is.
मॉर्नफुल, भाई नंबर्स जो है वो गाने को बोलते हैं, और नंबर जो होता है, संख्या होता है, नंबर्स वैसे प्लूरल संख्याओं को भी बोलते हैं, लेकिन नंबर्स गानों को भी बोलते हैं। तो यहाँ टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, तो या इसका यहाँ पर एक है कि दुखी संख्याओं में मुझे मत बताओ, दुखी गानों में मुझे मत बताओ। तो मॉर्नफुल नाउन के पहले लग रहा है, तो वो क्या है, दैट इज एन एडजेक्टिव, दैट इज एन एडजेक्टिव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन टैग फॉर द सेंटेंस रानी इज कमिंग, इज शी, इजंट शी इजंट, शी इज। तो रानी इज कमिंग, भाई देखो आपका सेंटेंस जो है जब अफर्मेटिव होता है तो जो टैग लगता है वो नेगेटिव लगता है, ठीक है। और जो टैग होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस एंटी प्लस जो है प्रोनाउन और प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है, यही होता है। तो क्या लगना चाहिए यहाँ पर, ये आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो आप इसमें से हेल्पिंग वर्ब निकालो, इसमें एन अपोस्ट्रोफी टी लगाओ, और इसमें रानी के लिए आप जो है इसमें प्रोनाउन ले लो, तो क्या आएगा, इजंट शी, दैट इज इजंट शी। इन द सेंटेंस लेट्स डिस्कस अबाउट इट, अब एक तो इसमें सेंटेंस ही गलत है, ये डिस्कस और अबाउट थोड़ी होता है। इन द सेंटेंस, आई हाय, देखा कर दी ना गड़बड़ा, किस चीज की गलती है इसमें, अच्छा ये है, अरे तो नीचे ऑप्शंस भी तो पढ़ दो। इन द सेंटेंस लेट्स डिस्कस अबाउट इट द एरर इज ऑफ रेडंडेंसी, रेडंडेंसी वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडंडेंसी, रेडंडेंसी का मतलब क्या होता है, सुपरफ्लुअस, यस रेडंडेंट है ये चीज। और ट्रांसलेशन की गड़बड़ है या सिंटेक्स की गड़बड़ है या स्ट्रक्चर की गड़बड़ है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट द एरर इज ऑफ, इसमें जो प्रपोजिशन लगा हुआ है वो गलत है। ए ही होगा फिर तो, नहीं पता। अच्छा डिस्कस का मतलब ही क्या होता है, डिस्कस करना मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज के बारे में कोई चीज बात करनी, और अबाउट का मतलब भी होता है किसी चीज के बारे में, जैसे हम कहते हैं ना मॉर्निंग में सुबह 5 बजे, है ना। अगर हम बोलते हैं मॉर्निंग में सुबह 5 बजे, तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे, 5 AM इन द मॉर्निंग, अगर हम बोल रहे हैं 5 AM इन द मॉर्निंग, तो वो किस चीज का एरर है, रेडंडेंसी है ना, रेडंडेंसी है या नहीं है, दैट इज रेडंडेंसी। तो और इसी तरीके से अगर आप बोलते हो मर्ज टुगेदर, मर्ज टुगेदर बोलते हो आप, तो मर्ज टुगेदर क्या है, रेडंडेंसी है, मर्ज का मतलब भी मिलाना होता है, टुगेदर का मतलब भी एक साथ होता है। तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है, रेडंडेंसी है इन द लेट्स डिस्कस अबाउट इट द एरर इज, ट्रांसलेशन का नहीं है, सिंटेक्स का नहीं है, स्ट्रक्चर का नहीं है, इसमें क्या है, डिस्कस करने का मतलब क्या होता है, डिस्कस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कस, चर्चा किसी चीज के बारे में करी जाती है और फिर उसके बाद अबाउट भी लगा दो, तो रेडंडेंसी हो गई ना, है या नहीं, या नहीं। अच्छा सिंटेक्स किसे कहते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, ठीक है। अब सिंटेक्स एरर क्या होती हैं, सिंटेक्स एरर मतलब ये होता है कि भाई आप जो है मिसस्पेल्ड नेम्स यूज करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, आप उसको सिंटेक्स वाली एरर कहते हैं। और अगर आप स्ट्रक्चर की एरर कहते हैं तो क्या होगा, स्ट्रक्चर एरर किसे कहेंगे, हाँ जी, स्ट्रक्चर एरर का मतलब होता है जब अनक्लियर होते हैं और वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है तो उसे स्ट्रक्चर एरर कहा जाता है, ठीक है। जैसे इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है उसे स्ट्रक्चर एरर कहा जाता है।
और स्ट्रक्चर एरर इस तरीके से भी हो जो जिस चीज़ के लिए वर्ड यूज़ करा जा रहा है वो नहीं यूज़ करा जा रहा है, तो उसको जो है वहाँ पर हम लोग जो है वहाँ पर हम स्ट्रक्चर एरर मानते हैं। तो ट्रांसलेशन की नहीं है, सिंटेक्स की नहीं है, स्ट्रक्चर की नहीं है। देखो भैया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि गलती होती तो जो है ये सिंटेक्स की एरर होती, अगर स्ट्रक्चर का एरर होता तो कि कॉमा मिसप्लेस कर दिया या कोहेरेंस नहीं है तो स्ट्रक्चर की होती। ट्रांसलेशन का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या है कि डिस्कस और अबाउट, जैसे हम एक वही वाली बात है कि जैसे हम किसी चीज़ के बारे में अगर एक ही बात को हम दो बार कह देते हैं वही गलती होती है, जैसे मर्ज टुगेदर, तो वही वाली चीज़ इसमें हो रही है, रेडंडेंसी की एरर है, तो आंसर विल बी ए, रिटर्न बैक। बिल्कुल। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताओ। द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस इज सिमिली, मेटाफर, मेटोनमी, ऑक्सिमोरन। इसमें कैमल को कंपेयर करा गया है, कंपैरिजन के वर्ड नहीं लिए गए हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द बेस्ट कन्वर्जन ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड सो दैट पोल्यूशन गेट रिड्यूस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड व्हाई, सो दैट पोल्यूशन गेट्स रिड्यूस, एडवर्ब क्लॉज है। अब आपको इसे सिंपल सेंटेंस में बदलना है, देखो कौन सा वाला होगा। प्लास्टिक्स पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस, एंड वाला आ रहा है तो कंपाउंड हो गया। प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन, क्यों? क्योंकि एक ही है जिसमें जो है एक फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब जो है वो हमारा यही है, इसमें और फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस हमारा यही वाला है, बाकी में नहीं है। इसमें भी दो वर्ब आ रहे हैं, एंड है, कंपाउंड। इफ पोल्यूशन इज गोइंग टू बी रिड्यूस प्लास्टिक्स विल बी अवॉइडेड, इसमें भी दो हैं, प्लास्टिक्स आर टू बी अवॉइडेड एंड, इसमें भी एंड आ रहा है, तो ये कंपाउंड के रूप में दे रखा है, वो कॉम्प्लेक्स के रूप में, एक ही वर्ब है सेंटेंस है जो आपका सिंपल सेंटेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट डेफिनेशन, देखो भैया ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट डेफिनेशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। भाई ये मेरा बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं, जरा देख लो, पढ़ने में आ रहा हो तो पढ़ लो। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैन हैव ओनली वन मेन क्लॉज एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन मेन क्लॉज बट ओनली वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। A complex sentence can have only one main clause but more than one subordinate clause. A complex sentence can have only one clause and the subordinate clause is not needed. देखो जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें जो होता है प्रिंसिपल क्लॉज तो एक ही होगा, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एक ही सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक से ज़्यादा भी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो है वो आते हैं और वो अलग अलग कंजंक्शन से जुड़ते हुए चले जाते हैं, है ना। तो वो एक प्रिंसिपल क्लॉज तो एक ही रहेगा, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज उसमें एक, दो, तीन कितने भी हो सकते हैं। तो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैन हैव ओनली वन मेन क्लॉज बट मोर देन वन सबऑर्डिनेट, हो सकते हैं एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हो सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर ये नहीं है कि वो एक ही होगा, वो तो कितने भी हो सकते हैं, इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड चूज द राइट ऑल्टरनेटिव। डू नॉट स्टिक बिल्स ऑन द वॉल, डू नॉट स्टिक बिल्स ऑन द वॉल। यू आर आस्क्ड टू स्टिक नॉट बिल्स ऑन द, यू आर आस्क्ड नॉट टू होता, you are requested not to stick the bills on walls, you are informed, you are ordered not to stick the bills on the wall। देखो भाई अगर requested वाला हम क्यों नहीं लगा सकते, प्लीज लगा होता तो requested करते, you are ordered not to, लेकिन इसमें एक कमी यहाँ द होना चाहिए था, you are ordered not to stick the bills on the wall, तो इसमें एक यहाँ पर द में गड़बड़ है। ऊपर वाला हम इसलिए लगा सकते क्योंकि रिक्वेस्ट का कोई वर्ड हमको दिख नहीं रहा, रिक्वेस्ट का कोई वर्ड हमें दिख नहीं रहा, तो इसलिए हम रिक्वेस्टेड लगा नहीं सकते, लगाएंगे हम डी ही, लेकिन इसमें द होना चाहिए था, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टिक द बिल्स ऑन द वॉल। हाँ क्वेश्चन में था ही नहीं ऑन द, नॉट टू स्टिक बिल्स ऑन द वॉल, अच्छा ये है डू नॉट, ये इसलिए इसमें भी नहीं दे रखा, तो डी ही लगाएंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, बताओ देख लो भाई। श्रीनाथ सेड व्हाट अ टेरिबल रेन इट इज, बताओ कौन सा होगा। Srinath exclaimed with shock, "What a terrible rain it was." Srinath, it was a very, हाँ इसका आंसर होगा सी। Srinath exclaimed with shock
दैट इट वॉज अ वेरी टेरिबल रेन। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पर हम जो इसमें बनाएंगे वॉट को वेरी से बदल देंगे, है ना। हाँ, एक ये चीज सही है, इट वॉज अ वेरी टेरिबल रेन, इसमें हमें जो है फुल स्टॉप लगाना है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगा। इट वॉज बस बाकी श्रीनाथ एक्सक्लेम विथ शॉक दैट इट वॉज अ टेरिबल रेन, और किसी में सही वो बैठ नहीं रहा है, बस इसमें पंचुएशन वाली गलती थी, वेरी का यूज नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो उस हिसाब से तो फिर इट वॉज अ, मैं एक बार विथ शॉक दैट इट वॉज अ टेरिबल रेन 3 लगा दिया उसमें, तो विथ शॉक व्हाट अ टेरिबल रेन है वो तो गलत है ही, बी और सी और डी है बैठता है, लेकिन इसमें वेरी नहीं लगा रखा। हाँ, ये तो यही तो था, ऑल इनकरेक्ट होना चाहिए। देखा, डिफरेंट बोर्ड्स वाले भी बहुत गलतियां करते हैं। देयर वॉज लिटिल होप ऑफ हेल्प, देयर वॉज लिटिल होप ऑफ हेल्प अराइविंग इन टाइम। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन। बिल्कुल सही है, ये डिटर्मिनर है, ना के बराबर उम्मीद है, तो ये डिटर्मिनर है आपका, दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द ऑप्शन that gives the complex form of the simple sentence given below. She pleaded total ignorance of the theft. अब आपको इसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। She pleaded total ignorance of the theft. She pleaded that she was totally ignorant. हाँ बिल्कुल, नाउन क्लॉज लग गया, सी आएगा इसका। शी प्लीडेड दैट शी वॉज टोटली इग्नोरेंट ऑफ द थेफ्ट, सही है आपका जब। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, लेट द एडवर्टीजमेंट बी पोस्टेड। बिल्कुल सही है, ये पोस्ट द एडवर्टीजमेंट है, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 21, एनी शॉर्ट कॉम्पोजिशन इन प्रोज that undertakes to discuss a matter, express a point of view, persuade us to accept a thesis on any subject of simply or simply entertain is। देखो भाई, कोई सा भी छोटा एक कोई सा भी छोटा जो है कॉम्पोजिशन जो किसी मैटर को डिस्कस करता है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, या हमें कोई काम करने के लिए परसुएड करता है, तो वो जो है या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लिखा जाता है, जैसे चार्ल्स लैम्ब के होते थे, तो वो क्या कहलाता है, दैट इज एसे। एंड हु इज नोन फॉर हिज एफरिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, एफरिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए कौन जाना जाता है, यस दैट इज बेकन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द टर्म नॉवल रेफर्स टू। नॉवल के लिए कौन सा टर्म जो है वो सही नहीं है। नॉवल प्रोज फिक्शन है, प्रोज नैरेटिव जिसमें कैरेक्टर और कहानी है, अ ट्रिटाइज ऑन करंट प्रॉब्लम, a literary form that is derived from Italian word novella। देखो भाई, सी सही नहीं है, करंट प्रॉब्लम पे ट्रिटाइज जो लिखी जाती है दैट इज नॉट नॉवल। नॉवल बेसिकली फिक्शनल होती है, फिक्शनल वर्क होता है, और जो ट्रिटाइज होता है वो नॉन फिक्शनल वर्क होता है, तो इसीलिए इसका आंसर सी होगा। ये इसमें सी जो है वो सही नहीं है। A form of verse adopted for singing or recitation which presents a dramatic or exciting episode in simple narrative form is called ode, ballad, epic, elegy, and that is ballad। कोई जो बेसिकली बैलेड्स जो होते थे वो कहानियों को बताया करते थे, लोग कथाओं को बताया करते थे, और ये जो है कहानी कहती हुई कविताएं होती थी, तो दैट इज बैलेड। ठीक है जी। नेक्स्ट इज पेरिपिटिया इज जनरली एक्सप्लेन्ड एज, बिल्कुल सही है, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, 360 डिग्री का टर्न होना, द चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, एक ये भी दे रखा है कि रिवर्स नहीं, लेकिन पेरिपिटिया होता है अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून को कहा जाता है पेरिपिटिया, और इसमें जो है दैट इज, देखो, हैप्पीनेस टुडे, चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, वो पेरिपिटिया नहीं होता, वो क्या होता है, इग्नोरेंस टू नॉलेज, जिसमें आपको पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, एनाग्नोसिस, दैट इज एनाग्नोसिस, है ना, जिसमें जो होता है रिविलेशन ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड एनाग्नोसिस। और पेरिपिटिया का मतलब होता है रिवर्स, एंड आफ्टर एनाग्नोसिस देयर इज पेरिपिटिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, गुड फ्रॉम गुड टू बैड, 360 डिग्री का जो टर्न आता है दैट इज पेरिपिटिया। और एनाग्नोसिस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, रिविलेशन ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड एनाग्नोसिस। ठीक है,
ओके जी. नाउ द रिवर्सल ऑफ सिचुएशन. हेजियोग्राफिक्स आर रिटर्न ऑन. हेजियोग्राफिक्स, ग्राफी मतलब लिखा जाना. हेजियोग्राफिक्स किस पे लिखी जाती थी? जो क्रिश्चियन सेंट्स के बारे में जो हेजियोग्राफिक्स होती थी, क्रिश्चियन सेंट्स की लाइफ के बारे में लिखी जाती थी. दैट इज कॉल्ड हेजियोग्राफिक्स, जो क्रिश्चियन सेंट्स के बारे में लिखे. तो सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ओड. ओड से संबंधित कौन सा जो बात है वो सही नहीं है? पिंडार्स ओड्स आर एंकोमियास्टिक. एंकोमियास्टिक का मतलब होता है तारीफ करने वाले, बहुत ज्यादा प्रेज करने वाले होते थे. इन कंट्रास्ट टू द पैशन, विजनरी, बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडार्स ओड, मेनी होरेशियन ओड्स आर काम, मेडिटेटिव एंड कोलोक्वियल. हाँ भाई, होरेशियन ओड्स जो होते थे वो शॉर्ट होते थे, कोलोक्वियल आम बोलचाल की भाषा में होते. इरेगुलर ओड्स को टॉमस ग्रे ने इंट्रोड्यूस किया था, या पिंडार के ओड्स जो है वो ग्लोरीफाई करने के लिए लिखे गए. तो इसमें जो गलत है वो है सी. इरेगुलर ओड किसने करे थे इंट्रोड्यूस? हु इंट्रोड्यूस इरेगुलर ओड्स इन इंग्लिश? अब्राहम काउले. काउलियन ओड्स, यस. काउ ने करे थे, बफलो ने नहीं करे थे, काउ ने करे थे. सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब. द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी to the desire of beauty was romanticism in English was defined by. बिल्कुल सही है. एडिशन ऑफ रोमांटिसिज्म को एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी किसने कहा है? वॉल्टर पीटर ने. एंड दैट इज वॉल्टर पीटर. अ debased form of tragedy is known as mask, melodrama, travesty. भैया ट्रेजेडी की पूछ रही हूं, कॉमेडी की नहीं पूछ रही हूं. कॉमेडी की है ट्रेवेस्टी. डीबेस्ड फॉर्म ऑफ, जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो बहुत मेलोड्रामा, बहुत ज्यादा जिसके अंदर ड्रामेटिक वो बहुत ज्यादा है, ये डीबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी कहलाता है. जो मेलोड्रामा होता है ना, दैट इज अ डीबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी. इसे कोर्सर फॉर्म ऑफ कॉमेडी कहा जाता है. कोर्सर फॉर्म ऑफ कॉमेडी. डीबेस्ड का मतलब बहुत ही गई गुजरी, बिल्कुल ही जो है बहुत ही गई गुजरी जो फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड. तो ये जो है, जो मेलोड्रामा होता है, इन विच, एक मेलोड्रामा से मानो कि इन जिसमें जो कैरेक्टर्स के इमोशंस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ा एग्जैजरेटेड होते हैं देन रियल लाइफ. द इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर्स आर एग्जैजरेटेड, बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड होते हैं, तो वो मेलोड्रामा कहलाता है. दैट इज व्हाई इट इज, इसे ना कई बार इसे कोर्सर फॉर्म ऑफ कॉमेडी भी कहा जाता है, कि इतनी ज्यादा इमोशंस जो हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं कि कई बार तो कॉमेडी लगने लगती है. हाँ जी. इट वॉज यार्ड एंड हेनरी हॉवर्ड हु इंट्रोड्यूस चैश टू इंग्लैंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी. बिल्कुल सही है, सोनेट्स. यार्ड एंड सरे जो हैं वो सोनेट्स लाए थे, लेकिन दोनों, इसमें भी एक अंतर है कि जो इंग्लिश सोनेट को, यार्ड तो जैसा सोनेट थे वैसे ही था, जो सोनेट को इंग्लिश सोनेट बनाया है, किसने बनाया है? किसने बनाया है सोनेट को? वो तो पेट्रियार्कन सोनेट्स लाए थे, हार्वर्ड. यस, ठीक है जी, बिल्कुल. शेक्सपियर ने नहीं बनाया. ये कौन बता रहा शेक्सपियर ने बताया? हे भगवान मेरे, हे भगवान भाई. ब्लैंक वर्स कौन लाए? ब्लैंक वर्स का यूज सबसे पहले किसने करा था? ब्लैंक वर्ड्स का यूज किसने करा था? हेनरी हॉवर्ड है? हेनरी हॉवर्ड का दूसरा नाम अर्ल ऑफ सरे है ना भाई? थॉमस यार्ट एंड सरे. हेनरी हॉवर्ड को अर्ल ऑफ सरे कहा जाता है. बहन, चौसर नहीं लाए थे ब्लैंक वर्ड्स को, जो है चौसर ने यूज नहीं करा था. ब्लैंक वर्ड्स को जो यूज किया था, सरे ने यूज किया था इन द ट्रांसलेशन. ठीक है. और जो है हेनरी हॉवर्ड और या अर्ल ऑफ सरे, भाई देखो, जो यार्ड थे वो सोनेट को लेके आए, पेट्रियार्कन सोनेट उन्होंने यूज करे, लेकिन उसको इंग्लिश सोनेट जो बनाया उसको इंग्लिश सोनेट यानी कि 3 क्वार्ट्रेंस और एक जो कपलेट में बांटा, वो हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सरे ने करा. उसको फेमस बनाया विलियम शेक्सपियर ने. समझे? इंग्लिश सोनेट को. हाँ, भूल सब पता क्या कर रहे हैं. Which of the following poets propagated an idealistic but impracticable scheme called pentisocracy in the early years? Which of the following poets propagated an idealistic but impracticable scheme called?
मास्टर ऑफ इंग्लिश सोनेट वाज शेक्सपियर। भाई वही है जिसके लाया कोई भी हो, अब उसको जब फेमस जिसने बना शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से पुकारा जाता है। देखो भैया, ये आप लोगों के लिए मैं आपको बताऊं, टीजीटी 2010 में कम से कम 11 या 12 क्वेश्चन थे जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से पूछे गए थे। इसी तरीके का ये एक क्वेश्चन है जो है आपका कि पेंटिसोक्रेसी, अपने अर्ली एज में पेंटिसोक्रेसी की स्थापना जो है एसटी कॉलरेज ने करी थी। कॉलरेज रोमांटिक एज का क्वेश्चन है, और पेंटिसोक्रेसी जो है, हाँ तेज पत्ता और धनिया, अभी भी तुम्हें याद नहीं आया वो चीज़, मैंने तो उसी से एग्जांपल दी है तुम्हें। तो 2000 मैं आज देख रही थी तो 2010 में जो है ये आया था, और इसमें 2010 में 10 क्वेश्चन के करीब इसी में से थे। तो पेंटिसोक्रेसी जो है ये एक इक्वल लेवल गवर्नमेंट बाय ऑल एक यूटोपियन स्कीम थी। तो ये सबसे पहले जब एक्चुअली क्या है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था और जब उसमें ये लगा था उन्हें कि भाई अब एक यूटोपियन सोसाइटी का निर्माण हो सकता है कि सब अब अमीर गरीब कोई नहीं रहेगा, छोटा बड़ा कोई नहीं रहेगा, तो उन्होंने जोश जोश में एक पेंटिसोक्रेसी सोसाइटी का निर्माण किया था जिसमें उनके साथ और पोएट्स भी थे, लेकिन इसका निर्माण जो किया था, इसको बनाया जो फॉर्म किया था वो एसटी कॉलरेज ने किया था। आंसर इज एसटी कॉलरेज। अब आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जिनके दिमाग में अगर ये चीज़ हो कभी भी कि भाई हम तो केवल इन्हीं में से पढ़ लेते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं आपको एक दो चार चीज़ें बता देती हूँ। 2010 के क्वेश्चंस जो हैं, मैंने 2010 के क्वेश्चंस आज मैं देख रही थी, तो 2000 करवा तो मैं आपको पहले भी चीज़ जो है वो नहीं, बायरन के साथ नहीं था। ये जो पेंटिसोक्रेसी की थी, कॉलरेज है, रॉबर्ट साउदे, सैमुअल टेलर कॉलरेज एंड रॉबर्ट, बायरन के साथ तो बिल्कुल भी ना करें। हाँ, रॉबर्ट साउदे और इन्होंने करी थी। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को है कि भाई अगर ये लगता है कि पूछने को इंसान कुछ भी, जैसे उसमें क्वेश्चन था कि अब 10 बार पढ़ लो तो हर क्वेश्चन आसान लगने लगता है, लेकिन यही चीज़ है कि भाई जैसे थॉमस कार्लाइल वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, या जो लिंड वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है पीजीटी 2010 और टीजीटी 2010 में इसी तरीके के क्वेश्चंस आए थे जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और कहीं से भी पूछ लिए थे, विक्टोरियन एरा के पूछ लिए थे, इसके पूछ लिए थे। तो पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है और आप ये नहीं कह सकते ये हमारे कोर्स में नहीं है तो हम इनके आंसर नहीं देंगे, बस। तो भैया आपके उस पर नहीं चलता है, तो पढ़ लें और कर लें, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी का भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप हो रहे हैं, वो क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने, अब वो मतलब ले रही थी मैं वो वाले। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं जल्दी ही।